जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। 26/11 आज की तारीख में भी एक ऐसा वाकया है दोस्तों जिसको देख के हिंदुस्तानियों को बड़ा दुख है, बड़ा गम है, बड़ा गुस्सा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने पाकिस्तान को 26/11 का जवाब नहीं दिया। वो तो एक मैटर है कि हमने पाकिस्तान को जवाब नहीं दिया और हमें जवाब देना चाहिए था। अगर हम 26/11 का जवाब दे देते पाकिस्तान को तो फिर भारत में ना उड़ी होता, ना पुलवामा होता, ना ऐसे बड़े बड़े अटैक होते, क्योंकि पाकिस्तान को एक बार सबक सिखा दिया जाता, पाकिस्तान एकदम टाइट हो जाता। उस समय पॉलिटिकल लीडरशिप ने यह डिसीजन लिया और ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के वर्ड्स हैं जो जमाने में थे, उनके थे कि यार हमने फिर डिसाइड करा कि पाकिस्तान को अटैक करना, ना अटैक करना, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ये है कि मत अटैक करो, मत कुछ झगड़ा करो, क्योंकि इससे बात बढ़ेगी। और पाकिस्तान भी यही समझ के करता था कि अब भारत, उन्होंने कारगिल अटैक क्यों करा? उनको लगा कि कुछ करेगा नहीं, भारत कुछ नहीं करेगा। उनकी पूरी जो थ्योरी है, उनका जो पूरा कैलकुलस है, इसी पे बेस्ड है कि हम कुछ करेंगे, भारत जवाब नहीं देगा। इनको मोदी जी क्यों अखरते हैं? पाकिस्तानियों को इनको मोदी जी क्यों अखरते हैं? इनको मोदी जी इसलिए अखरते हैं क्योंकि इन्होंने जवाब दे दिया। मोदी ने जवाब कैसे दे दिया यार, ये तो बहुत बुरा आदमी है। देखो हमने क्या करा था, आखिर हमने करा क्या था? फौजी तो मारे थे कुछ हमने, तो क्या हुआ? हम लोग इतना भी नहीं कर सकते पाकिस्तानी होने के नाते, एक टेररिस्ट मुल्क होने के नाते? ये मोदी को देखो, अजीब आदमी है यार, इसने तो हमारे ऊपर पलटवार कर दी। ये प्रॉब्लम है। पर दोस्तों बात सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है। यहां पर बात सिर्फ ये नहीं है कि दुश्मन मुल्क क्या कर रहा है और चीन की क्या साजिश है और पाकिस्तान की क्या प्लानिंग है। हमारे अंदर ही कुछ ऐसे लोग हैं। मैं हर समय कहता हूं ना कि किले के दरवाजे अंदर से खुलते हैं। मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि किले के दरवाजे अंदर से खुलते हैं। आपके बीच में गद्दार बैठे हुए हैं। आपके, मेरा मतलब भारतीयों के बीच में, हमारे बीच में गद्दार बैठे हैं जो यहां पे संविधान की चादर ओढ़ के, लिबरलिज्म की चादर ओढ़ के, लेफ्ट लिबरलिज्म की चादर ओढ़ के, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की चादर ओढ़ के, फ्रीडम ऑफ स्पीच की चादर ओढ़ के, ठीक है, ये सारी चादरें ओढ़ के जो मन चाहे कहो। अच्छा, इनका एम क्या रहता है बोलने का? इनका एम सिंपल सा ये रहता है कि आप बोल दो एक बार, ठीक है, 95% लोग तो यही बोलेंगे कि बकवास कर रहा है, ये बकवास कर रहा है। लेकिन 4-5 तो हैं, 4-5 तो ऐसे होंगे जो ये बोलेंगे कि नहीं 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 साहब, ये हो सकता है इसमें कुछ ठीक हो, ऐसे थोड़ा ना बोल रहा होगा कोई। इनका टारगेट वही 4-5 लोग हैं। इनका टारगेट 95 लोग हैं ही नहीं कि थोड़ी सी गलतफहमी फैला दी, थोड़ा सा झूठ बोल दिया, थोड़ा सा र्यूमर मॉन्गरिंग कर दी, थोड़ा सा प्रोपेगेंडा, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और बात हमारी बन जाएगी। ये स्टोरी है दोस्तों आज का मेजरली राइट। चुनाव हो रहे हैं देश में और चुनाव में सरगर्मियां बढ़ रही हैं। लोग एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी कर रहे हैं। बीच में महाराष्ट्र में से एक स्टेटमेंट आता है। महाराष्ट्र के लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं विजय नामदेवराव वेडेट्टीवाड़। इन्होंने 26/11 को लेकर एक बयान दिया है और इन्होंने यह बोला है कि एक आरएसएस एफिलिएटेड पुलिस वाला, जो कि संघ का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से एफिलिएशन था, उसकी लॉयल्टी थी, उसने हेमंत करकरे जी को मारा है। अजमल कसाब ने नहीं मारा, अजमल कसाब ने नहीं मारा हेमंत करकरे जी को। हेमंत करकरे जी को बाद में अशोक चक्र मिला, नहीं, एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पुलिस वाले ने मारा जो कि उनके साथ लॉयल था। पहली बात ये बोली। फिर उन्होंने बीजेपी कैंडिडेट उज्जवल निकम लॉयर थे जिन्होंने फांसी दिलवाई थी अजमल कसाब को। आपको उज्जवल निकम के याद होगी आपको। उन्होंने बोला कि इन्होंने कांग्रेस पार्टी को बदनाम करा बिरयानी वाला मामला लेके, ठीक है। अब पहले मैं इसको डिस्कस करता हूं, फिर मैं आपको आगे बताऊंगा। देखिए, नेता बनने के लिए, आप किसी भी पार्टी के हो, नेता बनने के लिए आपको मोटी खाल चाहिए। और हमारे देश में क्या है कि वी डोंट होल्ड पीपल अकाउंटेबल। कोई कुछ भी बोलता है ना, वी डोंट होल्ड देम अकाउंटेबल, वी डोंट होल्ड देम अकाउंटेबल। जो कोई कुछ भी बोल, उनको पता है कि पब्लिक भूल जाएगी कल परसों, आज बकवास कर दो। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये जो कांग्रेस वाले हैं ये क्यों ऐसी बातें करते हैं यार, क्यों ऐसी बातें करते हैं जो बेबुनियाद हैं, जो झूठी हैं।
इनको सिर्फ माइनॉरिटी वोट्स चाहिए। इनको ऐसा लगता है कि अगर हम कुछ ऐसी बात करेंगे हो सकता है मुसलमान इनको वोट देते। दोस्तों मैं एक छोटी सी बात करूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि किसने क्या बोला, उसका एनालिसिस करूंगा। मैं ना मुसलमानों के बारे में आज आपको कुछ बताना चाहता हूं। मुसलमानों के या कोई इस्लाम जो कबूल करता है या जो कलमा पढ़ता है उसके कुछ फराइज हैं, उसके कुछ फराइज होते हैं, यानी कि फर्ज होते हैं। फर्ज तो इसका बहुवचन हो गया फराइज, कि वो नमाज पढ़ेगा यानी कि अल्लाह के सामने सजदा करेगा, वो मानेगा ला इलाहा इल्लल्लाह, वो ज़कात यानी कि परसेंटेज ऑफ अर्निंग्स फॉर द पुअर, वो हज पे जाएगा इफ ही कैन अफोर्ड, उम्रे पे जाएगा, राइट। ये सारी की सारी चीजें मुसलमानों पे फर्ज हैं। तो दोस्तों अगर हम सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की बात करें तो सच्चर कमेटी गठित करी गई थी 2005 में, और 2006 में टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2006 सच्चर कमेटी ने अपनी एक रिपोर्ट दी। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने यह बताया कि भारत में मुसलमानों का हाल बहुत बुरा है। सच्चर कमेटी ने यह बताया कि सबसे नीचे हैं, चाहे वो सोशल पैरामीटर्स हों, चाहे वो इकोनॉमिक पैरामीटर्स हों, चाहे वो जॉब अपॉर्चुनिटीज हों, चाहे एजुकेशन हो, सबसे नीचे। 2005 में गठित करी गई, 2006 में सार्वजनिक कर दी गई, मीडिया के सामने ये सब वेबसाइट पर डालना वगैरह वगैरह ये सब हो गया। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। उस समय नरेंद्र भाई मोदी का भारत सरकार से कोई लेना देना नहीं था। उस समय भाजपा का ना कानून चल रहा था, ना राज चल रहा था, ना ताकत चल रही थी, ना कुछ चल रहा था। भाजपा का कोई मैटर था ही नहीं। कांग्रेस का राज था, कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे और कांग्रेस की सत्ता थी, ठीक है। यानी कि कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि इतने सालों तक ये मुसलमानों का कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि इन्होंने मुसलमानों को झूठ बोला और मुसलमानों को एक वोट बैंक की तरीके से इस्तेमाल करा। कैसे कैसे? तो आपने मुसलमानों को यह बोला कि साहब आप हज जाइए, आधे पैसे पे जाइए, जबकि कुरान शरीफ ये कहता है कि यू विल गो टू हज ओनली इफ यू कैन अफोर्ड इट। जो अफोर्ड कर सकता है वो जाएगा, और जो गरीब है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता, उसको माफ है। उम्रे का भी यही मैटर है। उम्रे को आप छोटा हज कह लीजिए, वो हज का लेवल नहीं है उम्रे का, लेकिन एक छोटा हज कह सकते हैं। समझाने के लिए मैं कह रहा हूं उसको छोटा हज। वैसे इट इज नॉट छोटा हज, उम्रा अलग है, लेकिन आप ऐसे समझ सकते हैं। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आई, फिर ये कहते हैं कि हिजाब पहन लो। हिजाब तो वैसी औरत पहन लेगी जो मुसलमान है, अगर उसको पहनना होगा तो। नमाज तो पढ़ेगा ही मुसलमान, 5 बार पढ़ेगा अगर उसकी मर्जी है, और कौन रोक लेगा उसको पढ़ने से भारत में। इन्होंने मुसलमानों के अंदर एक फियर साइकोसिस बना दिया। ये जो कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र की आज की तारीख में कह रही है कि कसाब को आरएसएस वाले ने मारा, ये क्यों कह रही है? आपको पता है क्यों कह रही है? क्योंकि चुनाव आ रहे हैं और फिर से मुसलमानों के दिमाग में डालना है कि नहीं, अजमल कसाब बहुत अच्छा आदमी था, जबकि मुसलमान ऐसा नहीं समझते हैं। यही दिग्विजय सिंह ओसामा जी बोलते हैं। इनका इतना दिमाग खराब हो चुका है, मैं आपको बता रहा हूं, इनका जहन इतना गंदा हो चुका है कि ये ठीक नहीं हो सकते। और इनका वही है कि किसी तरीके से जो रेडिकल्स हैं अमंगस्ट मुस्लिम्स, उनको खींच के ले आए, वोट मिल जाए और कुछ हो जाए, देश का बेड़ा गर्क हो जाए, लेकिन हम सत्ता पे बैठ जाए। लेकिन अब मुसलमान भी जाग गया, उसको भी पता कि ये लोग चूरन खिला रहे हैं। उसको पता लग गया आज का मुसलमान वो नहीं है जो पुराना वाला जिसको आप गोल गोल करते थे। नहीं, आज वो कह रहा है कि बॉस परफॉर्मेंस क्या है ये समझाओ ना जरा। ऐसे भी हैं जो धर्म के नाम पे वोट देंगे। मैं ये नहीं कह रहा आपको कि सारे मुसलमान बदल गए, नहीं, लेकिन मुसलमानों में एक कॉन्स्टिट्यूंसी अब जाग गई है। अब आप उनको बेवकूफ नहीं बना सकते, वो एक खास कॉन्स्टिट्यूंसी को, और वो सवाल जवाब पूछ रहे हैं और पूछते भी हैं। वो हो सकता है कॉन्स्टिट्यूंसी छोटी हो आज की तारीख में। तो दोस्तों जब ये बात होती है ना कि 26/11 आरएसएस की साजिश, ये किताब पब्लिश होती है, तो स्टेज पे खड़े रहते हैं माननीय दिग्विजय सिंह जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, मदनी साहब अपने आप में बहुत बड़े इस्लामिक स्कॉलर हैं, ठीक है जी, इस्लामिक स्कॉलर हैं वो, और अजीज बरनी वगैरह जो इस किताब के लेखक हैं।
और इस किताब के थ्रू ये प्रूव करने की कोशिश करी जाती है कि पूरा का पूरा जो 26/11 वाला मैटर है, पूरा का पूरा जो 26/11 वाला मैटर है ना, उसमें पाकिस्तान का कोई लेना देना है ही नहीं। और बगल में कौन खड़ा है? महेश भट्ट। तो आप ये देख लीजिए, रेडिकल इस्लामिस्ट भी हैं वहां पे, बॉलीवुड भी है, पॉलिटिक्स भी है। कितना प्यारा, कितना सुंदर संगम है यार ये। और सब स्टेज पर खड़े होकर क्या बोल रहे हैं कि जो 26/11 है ना, वो असल में आरएसएस की साजिश है, आरएसएस ने करवा दिया 26/11। पाकिस्तान ऐसा, तो पाकिस्तान तो गाना गाता है यार, पाकिस्तान तो बिरयानी कोरमा खिलाता है, पाकिस्तान जो है वो क्रिकेट खेलता है। पाकिस्तान थोड़ा ना लश्कर वश्कर, लश्कर का जो हेडक्वार्टर है वो तो इंडिया में है। जैश ए मोहम्मद में सारे के सारे हिंदू हैं। वो तो बदनाम करने के लिए पाकिस्तान को साजिश रची गई है। तो दोस्तों, ऐसी किताब भारत में छपती है और अलाउ करा जाता है उसको छपना। और वहां पे रूलिंग पार्टी के जो हेड हैं वो वहां पे आते हैं और रूलिंग पार्टी के एक बड़े सीनियर नेता यानी कि दिग्विजय सिंह जी उस किताब का विमोचन करते हैं स्टेज पर। बगल में सीटियां बजा रहे हैं, ताली बजा रहे हैं महेश भट्ट रिप्रेजेंटिंग बॉलीवुड, और अजीज बर्नी जो ऑथर हैं, और मदनी साहब अपने। यानी कि एक नैरेटिव आपने शुरू कर दिया आपने नैरेटिव शुरू। तो दोस्तों, इस प्रकार से लोगों के दिमाग में गलत बात डाली जाती है, ऑल बिकॉज ऑफ वोट बैंक। मैं एक बात बताता हूं दोस्तों, दिग्विजय सिंह ने यह भी बोला कि कलावा बांधा हुआ था कसाब ने हाथ में, और यही पाकिस्तान भी बोल रहा था कसाब। जबकि पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट हैं, हामिद मीर, बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं हामिद मीर कैमरा ले गया था अजमल कसाब के घर पे। हामिद मीर जियो टीवी का कैमरा पर्सन, जियो टीवी के लिए काम करते हैं हामिद मीर कैमरा ले गए थे भाई साहब अजमल कसाब के घर में कि ये घर, ये अजमल कसाब का है जिसने बंबई में गोली चलाई है, ये पाकिस्तानी पंजाब में, ये उसका घर है। उस पूरे एपिसोड को गायब कर दिया पाकिस्तान ने, लेकिन मैंने टीवी पे देखा है वो, क्योंकि इंडियन टीवी उसको प्ले कर रही थी कि ये हामिद मीर कह रहा है ये घर है अजमल कसाब का। यार तुम क्यों झूठ बोल रहे हो? एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, पाकिस्तानी टीवी का सबसे बड़ा नाम। कहने की बात यह है यार कि अगर आप इस चीज को इस तरीके से देखोगे ना कि पाकिस्तानी स्टेट क्या बोलता है और कांग्रेस के कुछ लोग क्या बोलते हैं, इट इज एग्जैक्टली द सेम। इसमें कोई फर्क नहीं है। और दोस्तों, आप जानते हैं मैं ज्यादा पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स नहीं देता, मैं पॉलिटिक्स के ऊपर शो नहीं करता, लेकिन जब पॉलिटिशियन घुसेंगे नेशनल सिक्योरिटी में, जब नेता घुसेंगे नेशनल सिक्योरिटी में, फिर मेजर को पॉलिटिक्स में घुसना पड़ेगा। आप मेरे इलाके में मत घुसिए भाई साहब, मैं आपके इलाके में नहीं घुसूंगा, या तो ये डील कर लेते हैं आपके और मेरे बीच में। तो इन सब लोगों ने एक तरफ एक पूरी की पूरी एक साजिश बना के बोला कि किताबें छापो, आर्टिकल लिखो, गाने बनाओ, बातचीत में टॉक्स करो, और ये एक भौकाल बनाने की कोशिश करो, माहौल बनाने की कोशिश करो कि ये सारा का सारा भारत ने करा है, सारा का सारा किसी तरीके से। और वही पाकिस्तान बोलता चला आया और यही लोग ये रिपीट करते गए इंडिया में। ये हैं भारत के नेता।